हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एसी सोर्स के साथ कैसा काम करते हैं। तो हमने रजिस्टर के बारे में पूरा देख लिए थे, ठीक है। बचा था बस रजिस्टर के पावर फैक्टर के बारे में कि एसी सर्किट अगर होगा तो रजिस्टर का पावर फैक्टर कितना होगा, एक प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। तो तुमको बाद में बताया भी थे कि कुछ लाइनें छोड़ देना है, क्योंकि जो पावर फैक्टर के बारे में डिस्कशन है वो जब अपन प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर किसी एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे, उसके बाद तीनों अलग अलग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले रजिस्टर हो चुका है, अब उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा नंबर, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर। अब बेटा प्योर इंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास एक एसी सोर्स है, ठीक है। एसी सोर्स है और इसको हमें, अब एसी सोर्स कितने का है, मान लेते हैं वीटी का एसी सोर्स है, और इसको किसके द्वारा कनेक्ट किए हुए, इसको एक हम इंडक्टर से कनेक्ट किए हुए। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इन सब चीजें पढ़ रहे थे तो उसमें जब इंडक्टर के बारे में आया था तो इंडक्टर के बारे में अपन क्या देख चुके हैं कि इंडक्टर एक कैसा डिवाइस होता है। इंडक्टर एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। इंडक्टर कैसा डिवाइस होता है तो अपन जानते हैं इंडक्टर एक तरीके का करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। अब करंट ऑपरेटेड का मतलब बच्चा क्या हुआ कि इंडक्टर जानते हो करंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है। जैसे कि जानते भी हो, क्या जानते हो, जानते ये हो कि इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो उसमें करंट के द्वारा एनर्जी स्टोर हो रहा है और इसमें जो एनर्जी है कैपेसिटर में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है तो इसमें हम कुछ करंट प्रोवाइड करेंगे। मान लेते हैं करंट जा रहा होगा आईटी, जब वोल्टेज सोर्स वीटी लगाएंगे तो करंट आईटी जाएगा किसमें, इस गिवन इंडक्टर में। तो यहां पे हम एक इंडक्टिव सर्किट लिए हुए हैं जो कि एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब ये इंडक्टर जो होगा वो कैसा होगा, वो एक प्योर इंडक्टर होगा। बेटा प्योर इंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग तुमको रिवाइज करवा देते हैं। जब हम लोग इंडक्टर को देखे थे तो बेसिकली इंडक्टर होता क्या था, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इंडक्टर के बारे में पता कर लेते हैं। बच्चा इंडक्टर ये क्या होता था, इंडक्टर एक तरीके का चोक या फिर बोल दो कॉइल होता था। और ये कॉइल किससे बनता था, जानते हो ये कॉइल किससे बनता था, वायर से बनाते हैं। कॉइल किससे बनाते हैं, वायर से बनाते हैं। अब बताओ बेटा, वायर से अगर कॉइल बना रहे हो तो वायर, हर एक कंडक्टर, वायर का मतलब कंडक्टर, क्या प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर पॉसिबल है या अवेलेबल है जिसका रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास वायर होगा और उससे अगर हम कॉइल बना रहे हैं, मतलब इंडक्टर बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक और टर्म या एक और क्वांटिटी कौन सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्या इसको इस तरीके से अगर प्रैक्टिकली देखें बना सकते हैं, नहीं। कैसे बना सकते हैं, एक रजिस्टर फिर साथ में उसका इंडक्टेंस, मतलब एक कॉइल को जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इंडक्टर प्रैक्टिकली एक रजिस्टर, और अगर रजिस्टर का बात करें तो मान लेते हैं ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो इसका मतलब एक इंडक्टर को कैसे दिखा सकते हैं हम, एल और आर के टर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? लेकिन हम यहां पे क्या कंसीडर किए हुए हैं, हम इंडक्टर कैसा लिए हुए हैं, क्या हम यहां पे प्योर इंडक्टर लिए हुए हैं। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, प्योर इंडक्टर का मतलब हो गया आइडियल केस। आइडियल केस का मतलब कि इस रजिस्टर को हम क्या कर दिए हैं, इस इंडक्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस को, कॉइल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं। अब अगर ऐसा कर दिए हैं हम तो चलो अपन डिस्कस करेंगे कि इसको इग्नोर करने के बाद इस प्योर इंडक्टर के साथ इस एसी सोर्स का जो भी सर्किट बना है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। मतलब वोल्टेज और करंट के बारे में पता करना है, फेज डिफरेंस के बारे में पता करना है, पावर के बारे में पता करना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है, और साथ साथ जब पावर और फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पावर फैक्टर एंगल भी पता चलेगा, इसका बिहेवियर पता चलेगा कि इसमें करंट लैग करता है, लीड करता है, क्या करता है, किससे, वोल्टेज से। बात समझ में? तो सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं लेकिन एक तरफ से। तो चलो सबसे पहले अगर मानते हैं कि ये एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस है तो करंट ऑपरेटेड डिवाइस का मतलब क्या हो गया, करंट ऑपरेटेड डिवाइस का मतलब बच्चा ये हो गया कि यहां पे मान लेते हैं एक करंट जा रहा होगा, IT इज इक्वल्स टू आई
नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर ये इसमें एक करंट आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी जा रहा होगा, तो चलो बताओ इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा। तो मान लेते हैं अपन इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो VL आएगा। अब अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL आएगा तो बेटा VL इज इक्वल्स टू क्या जानते हो, वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडक्टर। यहां पे अपन लिखेंगे यहां पे वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडक्टर। बताओ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडक्टर क्या आया हुआ था डिराइव करने के बाद, क्या वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडक्टर VL इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था L di/dt। जब इंडक्टर अपन पढ़ रहे थे तो वहां पे जो इंड्यूस्ड EMF आया था या फिर बोल दो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आया था, वो बेटा कितना आया था, VL इज इक्वल्स टू L di/dt आया था। और अगर इसी में लेंस लॉ लगा देंगे तो निगेटिव साइन भी आ जाता था। तो इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब अगर VL इज इक्वल्स टू L di/dt है तो इसमें L क्या है, L यहां पे इस इंडक्टर का, इस प्योर इंडक्टर के इंडक्टेंस का वैल्यू है। di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। लेकिन यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस करंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब ये क्या लिखे हुए हम dit/dt। और यहां पे VL क्या है, VL है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्या यहां तक अगर क्लियर है तो हम यहां पे बता सकते हैं कि करंट ऑपरेटेड डिवाइस था ना। जैसे बेटा देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर में वोल्टेज लगाते थे, करंट जाता था और देखे थे वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे। बात समझ में, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना आया था, 0 डिग्री का आया था। लेकिन अगर हम इंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इंडक्टर में क्या हुआ था, इंडक्टर में हम करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, इसलिए अपन पहले से ही मान लिए कि इसमें एक करंट होगा। कौन सा करंट होगा, मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स VT लगाने पे इसमें करंट होगा IT। ऐसा तो हर एक एलिमेंट के साथ होता है, सोर्स लगाएंगे वोल्टेज का, फ्लो करेगा करंट। बात समझ में आया। तो यहां पे भी वही हो रहा है, सोर्स लगा दिए करंट फ्लो कर रहा। अब जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कौन सा, VL। अब अगर VL कैलकुलेट करना स्टार्ट करें बेटा तो यहां पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे VL इज इक्वल्स टू L d/dt होगा। अब बताओ I की जगह क्या पुट करेंगे। अब अगर IT के बारे में बात करें तो I की जगह क्या पुट करेंगे, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा देखो मैथमेटिकल टूल फिर से यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, अब कुछ बातें और नीट वाले कृपया करके यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे। बात समझ में, जो रिजल्ट आने वाला है केवल उस पर फोकस करें। जेई मेंस वाले देख लोगे तो मैथ भी स्ट्रांग होगा और साथ साथ उसके अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो यहां पे देख सकते हैं VL इज इक्वल्स टू LD। अब करंट को अगर इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है तो देखो बेटा ये क्या है, I नॉट एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं L इंटू I नॉट। अब d/dt साइन ओमेगा टी, बेटा d/dt साइन ओमेगा टी। बताओ साइन ओमेगा टी का अभी कई बार डिफरेंशिएशन करना होगा मान लो, या फिर यहां पे करना है तो चलो यहीं पे देख लेते हैं, बाकी जगह लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो बताओ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होता था, क्या कॉस टी हो जाता था। अब अगर ये कॉस टी होगा तो VL इज इक्वल्स टू यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या यहां से हम लिख सकते हैं, हेंस VL इज इक्वल्स टू I नॉट L। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, L इंटू I नॉट। साइन का क्या हो जाएगा बेटा, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, सॉरी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर ये कॉस ऑफ ओमेगा टी हो गया तो फिर अंदर वाले का भी करना होगा, चेन रूल। इसका मतलब ओमेगा टी का भी करना होगा। ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल चुका है, हमारे पास मिल चुका है VL इज इक्वल्स टू ओमेगा L I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर ऐसा आ चुका है तो इसमें देखो VL इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ मिला हुआ है। अब VL इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ मिला हुआ है तो बेटा देखो जानते हो कोई भी करंट लिखते हो या वोल्टेज लिखते हो, करंट और वोल्टेज किस फॉर्मेट में लिखते हो बच्चा, हम लिखते हैं वोल्टेज का V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन या फिर बोलो कॉस क्या ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। क्या ऐसा लिखते हो बोलो, या तो साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर
कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर उससे हम इस टर्म को कंपेयर करें तो टर्म को कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है कि हमें जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL मिला है वो क्या मिला है, क्या वो इस टर्म को अगर हम पूरा इस टर्म को क्या मान ले बच्चा, V नॉट, और कॉस के फॉर्मेट में है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो क्या V नॉट की जगह हमें क्या मिल चुका है, क्या V नॉट की जगह हम लिख सकते हैं यहां पे, एक मिनट इसको साफ कर दें, फिर V नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पे बेटा, V नॉट की जगह यहां से हमें पता चला है क्या हम पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, V नॉट की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, ओमेगा L इंटू आई नॉट। अगर V नॉट की जगह ओमेगा L इंटू आई नॉट कर देंगे तो देखो ओमेगा L आई नॉट की जगह V नॉट फिर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह V नॉट लिखोगे तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर मान लो इसको साइन के फॉर्मेट में बदलना है तो साइन के फॉर्मेट में अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, अब बच्चा ये V इंटू एल नहीं लिखा है, इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मतलब V ऑफ L लिखा हुआ है, बात समझ में आया, ठीक है। तो VL इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें, V नॉट। अब कॉस को अगर हम चेंज करेंगे तो कॉस को चेंज करते हैं साइन में, साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मिल गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बोलोगे सर ऐसा किए क्यों आप, इस कॉस में था तो साइन में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि बच्चा देखो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं फेजर फॉर्मेट में। फेजर फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा हमें क्या मिल चुका है, हमें 2-3 चीजें मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, हम ऐसा करंट अगर माने थे तो हमारे पास वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस इस तरीके का आ चुका है, लेकिन अगर वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस इस तरीके का आया है तो बताओ इसको और इसको क्या अभी कंपेयर कर सकते हो, फेजर बनाना है ना, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर और करंट थ्रू इंडक्टर इन दोनों का फेजर बनाना है। फेजर कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए 3 रूल बताए थे। 3 रूल कौन कौन सा बताए थे, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम फॉर्मेट में क्या है, क्या उसमें से एक रूल था सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। बेटा ये साइन में है ये कॉस में है, क्या ये कंपेयर कर सकते हो, नहीं, तो क्या करोगे, कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन वाले को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो एक तरीका ये है अपने पास। फिर उसके बाद दूसरा मेथड क्या, दूसरा उसमें रूल क्या था कि फ्रीक्वेंसी सेम, तो इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड का जो साइन था वो प्लस या माइनस, इसमें भी प्लस या माइनस मतलब सेम रहना चाहिए, क्या वो भी सेम है, बिल्कुल सेम। इसका मतलब बस अगर हम फॉर्मेट चेंज कर दें, फॉर्मेट का मतलब ये साइन है और ये कॉस है, इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज कर देंगे तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर अपन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं तो बेटा बताओ VL इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री एंड ऑल्सो वी नो दैट IL करंट थ्रू इंडक्टर। बेटा बताओ अगर इसी करंट को हम बोल दें कि यही करंट भैया IL है ना, इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है क्या वही IT है, क्यों, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है। अब जानते हो एक तार में एक ही करंट फ्लो होगा ना, 4 तरीके का करंट थोड़ी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज से ये करंट अगर IT जा रहा है तो यही कौन सा करंट होगा, क्या यही IL करंट होगा। यहां तक अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। IL इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, IT, यही बेटा I ऑफ T है। I ऑफ T इज इक्वल्स टू IL इज इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो अब यहां पे कंपेयर करना काफी आसान है। कंपेयर करना काफी आसान का मतलब कि अब भैया आप क्या बना सकते हो, इसका फेजर बना सकते हो। फेजर कैसे बना सकते हैं बेटा, फेजर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक 0 डिग्री का लाइन चाहिए होता है। अब अगर यहां पे हम बात करें 0 डिग्री का लाइन तो मान लेते हैं इसको, ये है हमारा 0 डिग्री का रेफरेंस लाइन। अब अगर ये 0 डिग्री का रेफरेंस लाइन है तो देखो अब जैसे उसमें क्या कर रहता है कि ओमेगा टी तक शिफ्ट कर देते हैं, जैसे बुक्स में मान लो लिखा है कि ओमेगा टी तक शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद एक सर्कुलर ऐसे बनाते हैं, फिर एक्स वाई एक्सिस पे उस सर्कल में क्या करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी मतलब थीटा करा के फिर उसके बाद रेफरेंस बनाते रहते हैं। रेफरेंस अपन क्या मान लिए, स्टार्टिंग क्लास से ही अपन रेफरेंस मान के चले हैं क्या, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का अगर रेफरेंस मान लिए हैं तो जहां पे ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, उसको 0 डिग्री पे लिखेंगे। इसका मतलब हमें यहां पे रेफरेंस क्या मिला है, क्या हमारा ये रेफरेंस है। अब बेटा अगर ये रेफरेंस माने हो, करंट को रेफरेंस माने हो, इसका मतलब करंट किस पे है, 0 डिग्री पे बना है। तो अगर ये करंट का बना हुआ है फेजर, ये किसका बना हुआ है, मान लेते हैं ये करंट का फेजर है, इंडक्टर के क्रॉस करंट का फेजर है, तो बेटा चलो बताओ वोल्टेज VL का फेजर कहां पे बनेगा,
तो बोलोगे कि ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज का फेजर बनेगा, ये जो वोल्टेज का फेजर बनेगा वो करंट के फेजर से प्लस 90 डिग्री पे बनेगा। अब अगर प्लस 90 डिग्री का बात करें तो बच्चा बताओ, जब प्लस 90 प्लस थीटा कहां पे मिलता था? जानते हो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे तो हमें प्लस थीटा, और जब हम क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा। हमें चाहिए लिखना है, बनाना है प्लस 90 डिग्री, किससे? करंट से। तो करंट पे खड़े हैं, अब इससे प्लस 90 डिग्री, तो इसका मतलब किस तरफ? क्या इस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो VL बनेगा वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कहां पे आएगा? तो यहां से जब 90 डिग्री जाएंगे तो इसका मतलब 90 डिग्री यहां पे बनेगा। तो ये किसका फेजर होगा? क्या ये वोल्टेज का फेजर हो जाएगा? बोलो, क्या ये वोल्टेज का फेजर हो जाएगा और ये करंट का फेजर हो जाएगा? तो यहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन ये है कि इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या कर रहा है? 90 डिग्री। बोलो, 90 डिग्री लीड या लैग? क्या ये लीड कर रहा है? लीड करने का मतलब क्या हुआ? लीड करने का मतलब हुआ कि अगर यहां पे देखेंगे VL, तो इस तरफ जाके एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे किसी फेजर को कंपेयर करने के लिए तो हमें हमेशा लीड दिखता है वो। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तब हमें हमेशा क्या दिखता है? वो लैग दिखता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम वोल्टेज को करंट से देख रहे हैं, तो इस तरफ जाना होगा। अब अगर बेटा इस तरफ जा रहे हो तो क्या बोल सकते हो? इस तरफ जा रहे हो तो प्लस थीटा भी होता है और लीड भी करता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है सब कुछ। इसका मतलब यहां पे क्या बोल सकते हो? VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स IL करंट थ्रू इंडक्टर बाई कितने के द्वारा? 90 डिग्री। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है? 90 डिग्री लीड करता है। बेटा इसको हम और भी तरीके से बता सकते हैं। क्या तरीका होगा दूसरा? बेटा देखो, इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है, ये मान लेते हैं मेथड 1, ये मेथड 1 है। तो मेथड 2 हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब बच्चा प्रैक्टिकली देखने का मतलब क्या हुआ? बेटा जानते हो प्रैक्टिकली क्या होता है? हम जानते हैं प्रैक्टिकली। अब थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिकल केस के बारे में पहले बताते हैं क्या होता है, ठीक है? देखो बेटा, प्रैक्टिकली ये होता है कि जैसे अपने घर में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको जब देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इस डिवाइस में हमेशा और हमेशा रेटिंग दिया रहता है। रेटिंग किस पे बेस्ड दिया रहता है? वोल्टेज पे बेस्ड दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड दिया रहता है और पावर पे बेस्ड दिया रहता है। अब अगर रेटिंग वोल्टेज पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। और जनरली जब देखोगे एक ही रूम के सारे डिवाइस या फिर एक ही घर के सारे डिवाइस, तो उन सारे डिवाइसेस का जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो क्या होता है? इक्वल होता है। वोल्टेज रेटिंग इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि बेटा बल्ब का अगर वोल्टेज रेटिंग देखोगे वो भी मान लो 220 वोल्ट का है, तो जो पंखा होगा आपके पास वो भी 220 वोल्ट का, कूलर भी 220 वोल्ट का, AC भी 220 वोल्ट का, और साथ साथ आपका जितना भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल सबका सब क्या होगा? 220 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है? वो फिक्स रहता है। जैसे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बारे में अब ये तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर चलो इसको शॉर्ट टर्म में समझते हैं। शॉर्ट टर्म में यही समझना है कि पूरे एक सिस्टम का मतलब पूरे घर मान लो, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया मान लो, ठीक है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा, तो एक पूरा सिस्टम के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो जनरली क्या रखा जाता है? फिक्स रखा जाता है। जैसे घर में सारे डिवाइसेस का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा? फिक्स होगा। अब बेटा अगर वोल्टेज रेटिंग फिक्स होगा तो इसका मतलब हमें रेफरेंस किसको मानना चाहिए? करंट को या वोल्टेज को? तो बेटा देखो कैसे होता है प्रैक्टिकली बच्चा इस तरीके से होता है कि हम जानते हैं कि हमारा जो बल्ब होगा वो सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, पंखा भी सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो हमारा बल्ब होगा वो करंट कम ले रहा होगा, लेकिन जो पंखा है वो बल्ब के कंपैरिजन में करंट ज्यादा ले रहा होगा, इसलिए पावर तो अलग अलग होगा। बात समझ में आया? क्योंकि वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट का जो लेन देन है वो क्या है? वो कम और ज्यादा है, मतलब बदल रहा है। तो करंट बदलता है लेकिन क्या वोल्टेज बदल रहा है? नहीं, वोल्टेज नहीं बदल रहा है। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो किसको रेफरेंस माना जाए? तो प्रैक्टिकली हम किसको रेफरेंस मानेंगे? हमेशा और हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। तो अगर यहां पे बेटा हम वोल्टेज को रेफरेंस माने, टेक VL एज
रेफरेंस। बेटा अगर वोल्टेज को हम रेफरेंस मानेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस मानने का मतलब क्या हुआ कि अब जब हम फेजर बनाएंगे वो वोल्टेज का बनाएंगे तो 0 डिग्री पे किसको रखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे किसको रखेंगे, अब हम 0 डिग्री पे रखने वाले हैं वोल्टेज को। तो ध्यान से समझना, 0 डिग्री पे किसको रखने वाले हैं हम, वोल्टेज को। तो वोल्टेज का फेजर कहां पे है, 0 डिग्री पे। अब अगर बात की जाए कि भैया वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, तो बोलेंगे वोल्टेज से हमारा जो करंट है वो क्या करेगा। तो देखो बेटा यहां पे इसी को इसको तो समझ चुके हो, इसी को क्या करो, इसी को उल्टा करके ऐसे ऐसे घुमा के 90 डिग्री रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी को 90 डिग्री पूरा पिक्चर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दो और यहां पे चिपका दो। बात समझ में आया? या फिर ऐसे सोचो बेटा, बताओ हमें, अगर वोल्टेज को तुम रेफरेंस माने हो, बात समझ रहे हो, वोल्टेज प्लस 90 डिग्री पे है, तो क्या यहां पे साफ साफ लिख सकते हो कि करंट हमारा 0 डिग्री पे होगा, तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का है। अब करंट 0 डिग्री पे है, वोल्टेज 90 डिग्री पे है, प्लस 90 डिग्री पे, तो क्या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर मान ले वोल्टेज 0 डिग्री पे है तो करंट 90 डिग्री नीचे, ये 0 डिग्री पे, ये 90 प्लस 90 डिग्री पे, तो अगर ये 0 डिग्री पे तो इसका मतलब ये माइनस 90 डिग्री पे, इसका मतलब माइनस 90 किस तरफ मिलेगा, क्या इस तरफ जाने पे मिलेगा। अब अगर इस तरफ जाने पे मिलेगा तो जो करंट का फेजर होगा क्या वो ऐसे बनेगा। अब बेटा अगर करंट का फेजर ऐसा बनेगा 90 डिग्री पे वोल्टेज से, तो क्या हम बोलेंगे, तो हम जानते हैं कुछ चीजें, जैसे क्या जानते हैं, जब बेटा इस तरफ जाते हैं किसी फेजर को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो इधर तो एंगल तो निगेटिव होता ही है, साथ साथ और क्या होता है, साथ साथ इधर लैग करता है। इसका मतलब अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने हुए हैं तो वोल्टेज से हमारा जो करंट का फेजर है वो कहां पे बन रहा है, क्या वो माइनस 90 डिग्री पे, या फिर बोल दो करंट जो इंडक्टर में होगा वो वोल्टेज से क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। इसका मतलब यहां पे हम साफ साफ लिख सकते हैं IL लैग्स VL बाई 90 डिग्री, IL लैग्स VL बाई 90 डिग्री। तो बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब अगर बेटा यहां पे बात करें कि देखो VL इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, VL इज इक्वल्स टू V नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कुछ टर्म के बारे में और बात करना है हमें, जैसे जैसे इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बात करना है, यहां पे कुछ बातें करनी है, ठीक है। बात ये करना है, देखो V नॉट इज इक्वल्स टू आ चुका है, ठीक है। अब अगर V नॉट इज इक्वल्स टू आ चुका है ओमेगा L इंटू आई नॉट, तो बेटा बताओ वोल्टेज और करंट में बाई ओम्स लॉ क्या रिलेशन होता था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन होता था कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू सम रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ दैट डिवाइस। इसका मतलब अगर रजिस्टर था तो रेजिस्टेंस था, रजिस्टर था तो रेजिस्टेंस तो डिफाइन किए ही थे, लेकिन यहां पे कुछ और भी चीजें देख रहे हैं, क्या कि भैया इंडक्टर है तो चलो जैसा रजिस्टर था वैसा रेजिस्टेंस, तो भैया इंडक्टर है तो वैसा इंडक्टेंस आ जाना चाहिए, लेकिन इंडक्टेंस के साथ और क्या आया हुआ है, क्या ओमेगा भी आ गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज को हम कुछ लिखने वाले हैं, V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, आई नॉट को पहले लिखना है, इसको लिख सकते हैं अपन यहां पे, फिर से इसको वापस से लिखते हैं थोड़ा सा करेक्ट वे में। तो अगर करेक्ट वे में लिखें जिससे आपको आसानी से समझ में आए, आई नॉट इंटू ओमेगा एल, ठीक है, बात वही है बच्चा, ओमेगा नॉट एल इंटू आई नॉट लिखो, या फिर मतलब ओमेगा एल इंटू आई नॉट लिखो, या फिर आई नॉट इंटू ओमेगा एल लिखो, ठीक है। तो बस उसी को थोड़ा सा अरेंज किए, तो बेटा आई नॉट को आई नॉट लिख दी। अब ये जो पार्ट है करंट के साथ क्या होना चाहिए, क्या ये कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो कि करंट का अपोज करे, और किस डिवाइस के लिए डिफाइन होगा, क्या ये इंडक्टर जैसे डिवाइस के लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस बोल रहे हो तो इंडक्टर के लिए भी रेजिस्टेंस बोल दोगे क्या, नहीं, इसका कुछ और नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम एक्स से दिखाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, XL, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे XL इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, XL इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है ओमेगा इंटू
एल। तो यहां पे दो फॉर्मूले अपन को और पता चले हैं, कौन कौन से? एक पता चला है बेटा V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल, और एक पता चला है एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। जहां पे एक्सएल क्या है, यहां पे एक्सएल को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस, अब बेटा ये रिएक्टेंस क्या होता है? तो देखो, जैसे रजिस्टर में रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, ठीक उसी तरीके से इंडक्टर में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो करंट का अपोज करेगा। अब ये होता क्यों है, इसके बारे में देखो बच्चा, तुमको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तब तो पता चलता है। जैसे शॉर्ट टर्म में अगर तुमको बताएं हम, तो देखो एक आया था अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसमें? इंडक्टर में। तो बेटा जब हम लोग इंडक्टर पढ़ रहे थे, याद करो उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था, क्या वो सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता था? बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसका अपोज कर रहा होगा। बात समझ रहे हो? तो इंडक्टर को एज ए वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बना देता है? लोड बना देता है, सिंक बना देता है, जिसको कुछ चाहिए होता है। तो इसका मतलब अगर करंट ये अपने तरफ ड्रॉ कर रहा है तो उसी का करंट का क्या करता है? ये अपोज करता है। और इस टर्म को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के जैसा डिफाइन कर रहे हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो देखो, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में ज्यादा डीप में बात किया जाए तो और आगे भी अपन बात करेंगे, लेकिन इसको बस ऐसा समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि जब अपन रजिस्टर पढ़े थे तो रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस था वो करंट का अपोज करता था, तो इंडक्टर में जो रिएक्टेंस होगा वो क्या करेगा? वो भी करंट का अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आता है। यहां तक अगर बात क्लियर है तो बेटा देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये फेजर है। फेजर दोनों टर्म में आपको पता होना चाहिए। फेजर दोनों टर्म में पता होने का मतलब, दोनों टर्म में पता होने का मतलब कि हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट से, ये भी पता हो 90 डिग्री, और करंट लैग करता है वोल्टेज से, ये भी पता हो 90 डिग्री। लेकिन आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? बता ये चुके हैं कि हमेशा और हमेशा हमें कौन सी बात ध्यान रखनी है? तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? ये वाला बात ध्यान रखना है कि बेटा करंट जो होता है वो इंडक्टर में वोल्टेज से क्या करता है? लैग करता है। कितना? 90 डिग्री। तो इंडक्टर में क्या करता है? लैग करता है। इंडक्टर में क्या करता है? लैग करता है। कितना? 90 डिग्री। किससे? वोल्टेज से। लैग क्यों बोल रहे हैं? पहला वाला क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली हम ये बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली बात करने का मतलब क्या हुआ बच्चा? कि प्रैक्टिकली हम जानते हैं सबका वोल्टेज सेम, तो रेफरेंस वोल्टेज, उससे करंट इंडक्टर का लैग। आगे चल के पढ़ोगे कैपेसिटर में भी रेफरेंस वोल्टेज, तो करंट अब क्या करेगा वो आगे चल के देखेंगे। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में थोड़ा सा और बातें करेंगे। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में अगर और बात किया जाए तो बेटा देखो, यहां पे इसी में सब टॉपिक क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे दिखाने वाले हैं? तो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम दिखाएंगे XL से, और XL इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल चुका है? ओमेगा इंटू एल मिल चुका है। जहां पे ओमेगा क्या है हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू कई बार पढ़ चुके हैं 2 पाई f इंटू एल। क्या है? एल है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो यहां पे XL इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल चुका है? F और L के फॉर्मेट में मिल चुका है। इसका मतलब जो रिएक्टेंस हमारा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब बेटा अगर रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ये किसी भी पर्टिकुलर इंडक्टर का क्या होगा? फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। बात समझ में आया? अब इंडक्टेंस वाले चैप्टर में जाके इस चीज को हम और अच्छे से समझे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे पूरा बात नहीं करेंगे कि इंडक्टेंस वेरी करेगा कि नहीं करेगा, करता भी है नहीं भी करता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके बात करें, क्योंकि हम सब एसी पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या जानते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी इसमें रहता है, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके बात करो ना। ठीक है, डीसी में क्या जानते हो? डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो अगर ऐसे कंपेयर करें तो यहां पे देखो बेटा, एक बार हम डीसी यहां पे ले रहे हैं और एक बार हम यहां पे एसी ले रहे हैं, तो जानते हो कि हमारा जो डीसी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0, और जो एसी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 नहीं होता है। अपने इंडिया में कितना बताए थे? 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो अब अगर बात करें कि भैया रिएक्टेंस का फिर वैल्यू बताओ, तो बोलोगे कि भैया फ्रीक्वेंसी अगर 0,
तो इस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस में एफ का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब डीसी में जो इंडक्टर होगा उसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब कि यार इंडक्टर करंट का अपोज करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब बताए भी थे, क्या बताए थे, इंडक्टर जब पढ़ा रहे थे तो तुमको बताए भी थे, क्या बताए थे कि भैया इंडक्टर डीसी सोर्स के साथ काम ही नहीं करता है। कैसा काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो ये सब बातें अपन कर चुके हैं और यहां पे फिर से देखने को मिला है कि डीसी के साथ हमारा जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है वो कितना हो गया है, क्या वो 0 हो गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें एसी के साथ, तो देखो यार एसी के साथ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रिएक्टेंस भी क्या होगा, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर होगा। और फॉर, अब एक यहां पे तीसरा, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, जहां पे एफ वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बहुत ज्यादा है तो बेटा देखो इस टाइम पे एक्सेल क्या हो जाएगा, क्या एक्सेल भी 0 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब एक्सेल अगर 0 से बहुत ज्यादा हो गया है तो करंट थ्रू इंडक्टर और उस करंट का मैक्सिमा एम्पलीट्यूड, इसका मतलब बेटा अगर यहां पे देखोगे क्या V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू एक्सएल लिखे हुए हैं, बोलो। अब अगर V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू एक्सएल लिखे हैं तो इसको लिखने का और भी तरीका है अपने पास, क्या, जैसा कि कल बताए थे, किसमें, रजिस्टर में क्या बताए थे, रजिस्टर में तुमको कई बार बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू, ओम्स लॉ फॉलो करो बस, V इज इक्वल्स टू I इंटू एक्सएल। अब इसको कई फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब कई फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा, कई फॉर्मेट में लिखने का मतलब हुआ कि यहां पे हम इस चीज को किसके किसके टर्म में लिख सकते हैं, अगर वोल्टेज मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड है तो करंट भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ही होगा। अगर वोल्टेज आरएमएस तो करंट भी आरएमएस, वोल्टेज अगर एवरेज तो करंट भी एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ, VL इज इक्वल्स टू IL इंटू एक्सएल होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब ये बच्चा X इंटू एल नहीं लिखा हुआ है, L डिनोट कर रहा है कि भैया इंडक्टर का रिएक्टेंस है। ऐसे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो X ही लिखेंगे, मतलब बताएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो X इंटू C नहीं है ये चीज। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो करंट हमारा हो जाएगा IL वो कितना हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा VL बाई एक्सएल। अब बेटा बताओ X क्या हो गया है यहां पे, क्या यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एक्सएल का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब एक्सएल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है तो करंट क्या हो जाएगा, क्या करंट बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जब इंडक्टर लगाते हैं तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, जब इंडक्टर जैसा डिवाइस लगाते हैं तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज का मतलब जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे वो करंट को और भी ज्यादा ब्लॉक करने लगता है। ब्लॉक करने का मतलब बेटा देखो जैसे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, यहां पे थोड़ा सा समझ लो, V इज इक्वल्स टू IR या फिर I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो अगर यहां पे I इज इक्वल्स टू V बाई R होता था तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट क्या होता था, घटता था। वैसा ही अगर हम यहां पे सीखें, यहां पे क्या सीख रहे हैं, यहां पे भी वही सेम चीज सीख रहे हैं। क्या सेम चीज सीख रहे हैं, सेम चीज ये सीख रहे हैं कि यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंस बढ़ाने पे, इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ाने पे, कब बढ़ रहा है रिएक्टेंस, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो वही बोल रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे, जब फ्रीक्वेंसीज क्या हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे रिएक्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट कम से कम फ्लो होता है। इसका मतलब करंट को क्या किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। किस करंट को, हाई फ्रीक्वेंसीज करंट को। तो इसका मतलब उस टाइम पे ये किसकी तरह काम करता है, तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो, एट हाई फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर बिहेव्स एज ए लो पास फिल्टर। ठीक है, मतलब लो फ्रीक्वेंसीज को पास करा देगा लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को
ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हम आपको यहां पे लिख के दिखा रहे हैं, इसका मतलब समझो, मींस ये क्या करेगा, इसका मतलब यहीं पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी, अभी देखे ना करंट कम जा रहा है, इसका मतलब करंट को रोकना चाह रहा है ना, करंट को रोकना चाह रहा है, तभी तो करंट कम जा रहा है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको क्या करेगा फिर, तो लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, चलो बोल देते हैं, लिखो, एट हाई फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर बिहेव्स एज ए लो पास फिल्टर, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर। अब कुछ बातें और, जैसे बेटा यहां तक बात करने के बाद हम लोग फेजर ओजर सब कुछ बना चुके हैं, अब थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बार बार तुमको क्या बोलते चले जा रहे हैं, हम ये बोलते जा रहे हैं कि जो पावर फैक्टर के बारे में डिस्कशन होगा वो कब होगा, तो तुमको थोड़ा सा जगह छोड़ देना है और पावर फैक्टर के बारे में यहां पे डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन पावर फैक्टर से पहले क्या कर लेते हैं, चलो, तो पावर फैक्टर का जगह छोड़ने के बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं पावर के बारे में। अब अगर पावर के बारे में बात की जाए इंडक्टर के, तो इंडक्टर का जो पावर होगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पावर के बारे में अब जानते हो इंडक्टर का जो पावर होगा, ठीक है। तो चलो पावर के बारे में कैलकुलेशन करना है, इंडक्टर का पावर, ठीक है। तो बेटा पावर के बारे में क्या लिखेंगे, जानते हैं पावर PT इज इक्वल्स टू, इंस्टेंटेनियस पावर PT इज इक्वल्स टू इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इनटू इंडक्टर के थ्रू करंट ILT। क्या ऐसा होगा? अब अगर पावर ऐसा दिया हुआ है तो चलो बताओ, पावर ऐसा आ गया है तो एवरेज पावर कितना होगा, तो हम जानते हैं एवरेज पावर इज इक्वल्स टू होता है एक टाइम पीरियड में टोटल पावर 0 to T PT dt। अब बेटा PT की जगह क्या लिखेंगे, तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, तो चलो यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं इंडक्टर के और करंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या आया था, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आया था, और करंट का इक्वेशन क्या आया था उसको ग्रीन कलर से दिखाएंगे आगे चल के। तो ILT इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आया था। बोलो क्या ऐसा आया हुआ था। अब करंट और वोल्टेज का अगर आ चुका है तो इसका वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसी को और क्या लिखे थे, क्या वोल्टेज के इसी वैल्यू को हम कॉस में भी लिख सकते हैं, मतलब यही क्या लिखा गया था। तो अगर देखो इसी को थोड़ा सा सही से लिख दें, इसको फिर से लिखेंगे अपन, ठीक है। जैसे अगर वोल्टेज को एक लाइन और लिखें तो वोल्टेज को और क्या लिख सकते हैं, V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही तो आया था, VLT इज इक्वल्स टू V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी आया था। और करंट इज इक्वल्स टू क्या आया था, अब वापस से करंट को लिख रहे हैं, ILT इज इक्वल्स टू ये आया था I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आया था हमारे पास। अब अगर यहां से पावर कैलकुलेट करना है कि भैया एवरेज पावर क्या होगा, तो हम बोलेंगे वैल्यू रख दो। अब वैल्यू जब रखोगे तो 1/t कहां से कहां तक, 0 से t तक। बताओ PT की जगह क्या लिखोगे, V इंटू I, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू, फिर से नीट वाले डेरिवेशन ना देखें, कोई काम का नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट पे अपन जाएंगे, ठीक है। V नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। V नॉट कॉस ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो V नॉट I नॉट क्या होगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई t, अंदर क्या बचेगा 0 से t तक। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी है इंटू साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी dt। अब बेटा बताओ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी dt है, तो यहां पे थोड़ा बताना हमें, क्या इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आओ यहां पे आओ हमारे साथ, बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवीजन करके हम, 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवीजन करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता था, इसका फॉर्मूला अपन ऑलरेडी जानते हैं क्या होता था। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही बचेगा।
इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो चलो बच्चा देखो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ये सब लोग जानते हो, ठीक है। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं हेंस एवरेज पावर विल बी V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई टी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर 0 से t तक क्या बचेगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। अब बेटा बताओ साइन 2 ओमेगा टी हो, मतलब साइन 2 थीटा हो, कॉस 2 थीटा हो, किसी का भी 2 थीटा हो, और एक टाइम पीरियड में बात किया जा रहा हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो ऑलरेडी बच्चा ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, तो तुम मैथ तो पढ़ ही चुके होगे। मैथ में क्या जानते हो, मैथ में जानते हैं साइन 2 कॉस 2, इन सब का एक टाइम पीरियड में जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चला, क्या कि भैया एवरेज पावर जो आया है ना इंडक्टर का, वो कितना आया है, 0 आया हुआ है। एवरेज पावर 0 आने का मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ क्या, इंडक्टर पावर ले ही नहीं रहा, इसका मतलब इंडक्टर सोर्स के साथ लगा हुआ है लेकिन पावर ले ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइस काम ही नहीं करता है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, आओ इसको थोड़ा सा वेव फॉर्म से समझते हैं। वेव फॉर्म से अगर बात की जाए तो बेटा देखो वेव फॉर्म से कैसे समझेंगे, ये एवरेज पावर 0 होने का मतलब वेव फॉर्म से हमें समझना है। वेव फॉर्म से कैसे समझेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, लेकिन यहां पे कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे रजिस्टर में अपन देखते थे कि रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड लिखते थे ना, तो यहां पे क्या हम ऐसा टर्म तुमको यूज करके बताया कि भैया पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर बताओ, नहीं बोले ना। और अगर बोले भी होते तो पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर कितना आया है, 0 आया, इसका मतलब इंडक्टर में कोई पावर डिसिपेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, सोचो, जब तुमको अभी हम कुछ देर पहले क्या बता रहे थे, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर और एक आइडियल इंडक्टर के बारे में बता रहे थे, प्योर इंडक्टर के बारे में। तो जो हमारा प्रैक्टिकल इंडक्टर था उसमें रेजिस्टेंस आ गया था, तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो रेजिस्टेंस के आने पे ही पावर डिसिपेट होगा, हीट डिसिपेट होगा। लेकिन अगर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर आगे चल के देखेंगे तो उसमें क्या कोई पावर डिसिपेशन होगा, भैया इंडक्टर में प्रूव हो चुका है, कैपेसिटर में और करके दिखा देंगे। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो अगले पेज पे अपन देख लेते हैं इसके वेव फॉर्म के बारे में। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो बेटा देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा टाइम का एक्सिस और यहां पे हमें पावर बनाना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो वोल्टेज और करंट का फेजर कैसे बने, वेव फॉर्म कैसे बनेगा, तो देखो वोल्टेज को हम येलो कलर से दिखाए हुए हैं, वोल्टेज को येलो कलर से, और ये कॉस बनेगा। और करंट को किससे दिखाए हुए हैं, करंट को ग्रीन कलर से, तो ये कैसा बनेगा, साइनोसॉइडल। तो करंट का अगर साइनोसॉइडल बनेगा तो चलो बताते हैं कैसे बनेगा साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल जानते हो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो ये किसका वेव फॉर्म बन चुका है, ये हमारा करंट का वेव फॉर्म बन चुका है। तो ये किसका है, ये है IL का, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम वोल्टेज का बात करें तो वोल्टेज का क्या लिखा हुआ था, क्या वो साइनोसॉइडल था, नहीं, वो कॉस था। जाके देखोगे तो ये क्या है, ये कॉस है। कॉस का वेव फॉर्म कैसे बनता है, तो जानते हैं कॉस का वेव फॉर्म यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, इस एक्सिस से, मैक्सिमम इसका यहां होता है। अब ये मैक्सिमम इसका ज्यादा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बेटा जो आई नॉट है, आई नॉट कहां पे है, आई नॉट यहां पे है, ये है आई नॉट। और वी नॉट कहां पे होगा, इससे कम या ज्यादा, तो बेटा वी नॉट इज इक्वल्स टू, वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास यहां फॉर्मूले में, हम देख रहे हैं हमारे पास फॉर्मूले में V नॉट इज इक्वल्स टू, कहां पे लिखा हुआ है, चलो पीछे वाले पेज पे है, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू एक्सएल है। अब जानते हो एक्सएल बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, V नॉट I नॉट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर V नॉट I नॉट से ज्यादा होगा, V नॉट I नॉट से ज्यादा होगा, तो V नॉट कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, V नॉट यहां पे बनेगा। तो अब ये हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
चलो लगभग बना देते हैं ऐसा, ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक है, लगभग बन चुका है बराबर। और यहां पे हमारा क्या है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब यहां पे एक टाइम पीरियड मतलब 2 पाई कंप्लीट होता है, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड और ये क्या है, ये आधा टाइम पीरियड पाई। तो अब अगर बात करें यहां पे तो देखोगे बेटा यहां पे क्या, ये किसका बना हुआ है येलो वाला, ये बना हुआ है वोल्टेज का, और ये ग्रीन वाला करंट। अब जानते हो पावर इज इक्वल्स टू क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ऐसा ऐसा नॉर्मली ग्राफ बनाने के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिड है भी लेकिन किसके लिए, आरएमएस के लिए, ये वो क्या क्या कैसे हमको नहीं पता है, लेकिन चलो कंप्लीट करके इसको लिखते हैं, ठीक है, इतना बताने का जरूरत नहीं। यहां पे हम लिखेंगे VT इंटू IT, बोलो ऐसा होगा। अब अगर हम इसको VT इंटू IT लिख रहे हैं तो चलो बताओ, वोल्टेज इंटू करंट। अब बताना हमें, अगर मान लो करंट 0 तो पावर, करंट 0 तो पावर 0, वोल्टेज 0 तो पावर 0, मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए ना तो पावर 0 हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं करंट वोल्टेज ये सब कहां कहां पे 0 हो रहे हैं। अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें बेटा तो 4 जगह पे करंट वोल्टेज ये सब कुछ ना कुछ 0 हो रहे हैं। कहां कहां पे, तो एक ये वाला पोजीशन, एक ये वाला पोजीशन, एक ये वाला पोजीशन, एक ये और एक ये। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कोई ना कोई एक क्वांटिटी करंट हो या वोल्टेज हो 0 हो रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम एक अलग सेक्शन ही बना लेते हैं, 1 2 3 और ये क्या होगा 4। बात समझ में आया। अब अगर यहां पे हम पावर देखें कि भैया बताओ पावर क्या होगा, तो पावर को चलो रेड कलर से दिखाते हैं, पावर बताना हमें यहां पे। चलो ग्रीन मतलब करंट, येलो मतलब वोल्टेज। बताना करंट भी पॉजिटिव वोल्टेज भी पॉजिटिव, इसका मतलब पावर क्या होगा, क्या पावर पॉजिटिव होगा, बोलो सही बात है, ठीक है। फिर से चलो यहां पे देखते हैं, इसको अपन यहां लिखते हैं, ठीक है, इसको पावर भी पॉजिटिव यहां लिखते हैं। अब चलो बताना वापस से, करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज क्या हो गया है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब निगेटिव है। करंट पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव तो पावर निगेटिव, पावर क्या होगा निगेटिव होगा। चलो ठीक है, यहां पे फिर से वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, सॉरी वोल्टेज निगेटिव करंट निगेटिव, दोनों ही निगेटिव, दोनों निगेटिव तो पावर पॉजिटिव, तो वापस से पावर क्या होगा पॉजिटिव। फिर वापस से वोल्टेज पॉजिटिव लेकिन करंट निगेटिव, तो चलो बताओ वापस से पावर क्या हो जाएगा, क्या निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें एक फुल साइकिल में तो 2 बार पावर, वोल्टेज और करंट के एक फुल साइकिल में 2 बार पावर पॉजिटिव हो रहा है सेम अमाउंट के साथ, तो 2 बार पावर निगेटिव भी हो रहा है सेम अमाउंट के साथ। इसका मतलब एवरेज पावर, बेटा एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब टोटल पावर। तो एक फुल साइकिल के लिए टोटल पावर कितना हो जा रहा है, क्या 0 हो जा रहा है। जैसे चलो पावर का कर्व भी बना लेते हैं, इसमें पॉजिटिव पावर तो इसमें पॉजिटिव पावर, फिर इसमें निगेटिव पावर तो इसमें निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर वापस से निगेटिव पावर। अब बताना टोटल पावर, टोटल पावर चलो एक वोल्टेज या करंट के एक साइकिल में देखते हैं, रेड वाले को प्लस उतना ही माइनस, प्लस फिर उतना ही माइनस, इसका मतलब टोटल पावर क्या हो गया, क्या यहां से हमें मिल गया एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 0। अब ये चाहे यहां ग्राफ से देख लो, ये चाहे यहां डेरिवेशन से देख लो, बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो यहां पे एक बड़ी बड़ी लाइन में लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनी पावर। बात समझ में आया। और हीट, इसका मतलब एक आइडियल इंडक्टर जो होगा या फिर एक प्योर इंडक्टर जो होगा वो कभी पावर डिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर यहां तक बात क्लियर हो चुका है तो अब इसके पावर फैक्टर के बारे में तो अपन बात करेंगे ही, यहां पे कुछ और बातें, जैसे यहां पे भी पावर का जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, जो पावर का फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर फिर से आ चुका है। अब कौन कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात किए थे, FP वो क्या होगा बोलो, क्या यहां पे भी वो 2 टाइम्स, यहां पे भी ये
2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज या फिर 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट होगा। कैसे, देख लो, बताओ वोल्टेज या करंट अपना एक साइकिल कहां पे कंप्लीट किए हैं, तो वोल्टेज या करंट अपना एक साइकिल यहां पे कंप्लीट किए, ठीक है। अब अगर वोल्टेज या करंट अपना एक साइकिल यहां पे कंप्लीट किए तो उतनी देर में पावर कितना साइकिल कंप्लीट किया है, तो हम देख रहे हैं यहां इतनी देर में पावर का एक साइकिल कौन सा होगा, यहां से चले यहां पे आ गए, यहां पे पहुंचे तो रजिस्टर वाले केस में यहीं से रिपीट हो रहा था, तो हम बोलेंगे नहीं यहां तो नहीं रिपीट हो रहा है। कैसे, यहां पे पावर पॉजिटिव फिर उसके बाद नेगेटिव जा रहा है, तो अब यहां पे आने पे पावर क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। कैसा, जैसा ओरिजिन पे था। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर का जो एक साइकिल होगा वो यहां पे आके कंप्लीट होगा। अब अगर पावर का एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हो रहा है तो जितनी देर में करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतनी देर में पावर अपना 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा पावर का वो 2 टाइम्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज होगा। और साथ साथ क्या बोल सकते हैं, साथ साथ और बोल सकते हैं कि बेटा यहां पे जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ पावर वो टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज या फिर टाइम पीरियड ऑफ करंट का क्या होगा, क्या आधा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर डबल तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्या वो आधा होगा। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आज करके फिर उसके बाद कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, अगले पेज पे देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लिखो, ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी is connected across a 110 volt, across a 110 volt, 70 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 70 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज। देन फाइंड, तो हमें क्या क्या पता करना है, देन डिटरमाइन या फिर फाइंड, पहला पता करना है हमें यहां पे फाइंड रिएक्टेंस, फाइंड रिएक्टेंस, दूसरा फाइंड करंट, फाइंड रिएक्टेंस, दूसरा फाइंड करंट, और तीसरा हमें क्या पता करना है, तीसरा इसमें पता करना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऑल्सो फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब अगर ऐसा पता करना है तो चलो एक एक करके हम पता करते हैं, ठीक है। बच्चा देखो क्या बताए थे तुमको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, किसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें जो वोल्टेज दिया रहता है वो हमेशा क्या दिया रहता है, वो हमेशा आरएमएस के फॉर्मेट में दिया रहता है। अब अगर वोल्टेज हमेशा आरएमएस के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो क्या यहां पे बता सकते हो कि ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है हमारा, ये क्या है, आरएमएस है। अब अगर आरएमएस दिया हुआ है तो पीक निकालने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो एक तरफ से चलेंगे। सबसे पहला हमसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ रिएक्टेंस कितना होगा, तो हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसको हम एक्सेल से दिखाते हैं। एक्सेल इज इक्वल्स टू कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा कितना लिखते हैं, तो हम लोग देखे थे फॉर्मूला 2 पाई एफ लिखते हैं इंटू एल। अब बताओ इसमें कोई भी ऐसा चीज है जिसका वैल्यू ना दिया हो, दिया है भैया, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 हर्ट्ज, इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हो 1 हेनरी। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 140 इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.14 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंस होगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। अब बोलोगे सर रिएक्टेंस का यूनिट, तो बेटा देखो रेजिस्टेंस का जो भी यूनिट था वही यूनिट क्या होगा रिएक्टेंस का। बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा कोई कुछ हुआ था क्या? हाँ बेटा तुमको बताए थे हम, क्या बताए थे कि जो रिएक्टेंस होगा ना वो रेजिस्टेंस के जैसा ही बिहेव कर रहा है। मतलब कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो भी करंट का अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी अपोज करता था। तो अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ देखें तो जो फॉर्मूला है वो भी तो सेम ही है, फॉर्मूला भी तो V इक्वल्स टू आई एक्स टाइप का ही है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो रिएक्टेंस होगा उसका यूनिट क्या होगा, तो रिएक्टेंस का भी यूनिट बेटा क्या होगा, ओम ही होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो रिएक्टेंस का यूनिट होगा वो भी क्या होगा, ओम होगा। अब इसका कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन लगभग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 440 के आसपास आ जाएगा। तो ये कितना हो गया
तो हमारे पास जो एक्सेल है वो कितना आ गया है, तो एक्सेल इज इक्वल्स टू 440 ओम। बात समझ में आया? तो यहाँ पे यूनिट मेंशन कर देते हैं जहां पे एक्सेल को हम डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। कहीं पे एक्सेल को डिफाइन किए हुए हैं अपन, वेयर एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यूनिट इसका क्या होगा बेटा, यूनिट इज ओम। तो यहां पे लिख सकते हैं यूनिट इज ओम। ओम को कैसे दिखाते थे, ऐसे दिखाते थे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला, अगला क्या निकालना था हमें, अगला निकालना है यहां पे कि पता करो दूसरा क्या पता करना है, दूसरा पता करना है करंट। अब बेटा करंट कौन सा करंट, तो देखो अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब आरएमएस पता कर लो। अब आरएमएस कैसे पता करेंगे, तो जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी बाई एक्सएल, ये फॉर्मूला अपन डिराइव किए थे। अब आई इज इक्वल्स टू वी बाई एक्सएल, तो भैया यहाँ पे वोल्टेज कौन सा रखेंगे, तो यही जो दिया हुआ है 110 वोल्ट, और रिएक्टेंस कौन सा रखेंगे, तो रिएक्टेंस कौन सा रखेंगे जो निकाल चुके हैं 440 ओम। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और जानते हो 1/4 कितना होता है, तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.25 एम्पियर। बात समझ में आया? ऐसे ही तीसरा क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे क्वांटिटी में क्या पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट। बेटा जानते हो पीक वैल्यू ऑफ करंट अगर बात करें तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसको हम आई नॉट से दिखाते हैं। अब अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट है तो आई नॉट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था, तो एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, क्या कि आरएमएस से पीक कैसे निकालते हैं, तो पीक इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू √2। अब बोलोगे आरएमएस कहां से आ गया, कहां से निकालेंगे इसको, बेटा कुछ नहीं बोले ना, जो वोल्टेज दिया हुआ अगर कुछ नहीं बोला है तो आरएमएस है, और उस वोल्टेज से जो करंट निकाले होंगे वो आरएमएस करंट ही रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर यही आरएमएस करंट है तो आरएमएस करंट मतलब 0.25 इंटू √2 का वैल्यू 1.414। अब अगर ऐसा होगा तो इसको सॉल्व करके हम क्या पता कर सकते हैं, आई नॉट का वैल्यू पता कर सकते हैं, किसमें, एम्पियर में। तो आई नॉट का वैल्यू कितना एम्पियर आएगा, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर लिखा जाए यहां पे तो ये आ जाएगा 0.353 एम्पियर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.353 एम्पियर, बेटा 0.353 एम्पियर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन अपन देखते हैं क्योंकि पहले से करके आए रहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि न्यूमेरिकल्स में पॉज करके कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, देखो जैसे अब यार 25 का गुणा करना है, ठीक है, तो 25 को इसमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ काम है, लेकिन अगर ऑप्शंस देख के चलोगे तो और आसान बन जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत किया करो, बल्कि थोड़ा अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लिया करो। जैसे ये 25 मान लो, ये 1.5 मान लो, तो 1.5 करके कैलकुलेशन कर सकते हो, और वो पॉइंट ज्यादा ही आएगा तो तुमको कम करके सोचना है, बढ़ाए हो तो आंसर में कम कर देना, और अगर कम किए हो तो आंसर में ज्यादा कर देना। जैसे जैसे कहीं पे मान लो आता है 2.9 का किसी से मल्टीप्लीकेशन करना, अब 29 क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उसको क्या कन्वर्ट कर देना है 2.9 को 3 में, 3 करके जो आंसर आए उसको कम कर लो थोड़ा सा। बात समझ में, आंसर 4 आता है उसको 3.9 ही मानना, समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, तो यहां तक इंडक्टर खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।